हेलो गाइस, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। इसकी बेयर एक्ट की रीडिंग करेंगे आज। तो चलिए बेयर एक्ट की रीडिंग करते हैं। तो पहला है पॉइंट इसमें एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। इसका मतलब क्या होता है कि 1872 का ये कौन सा एक्ट नंबर है? एक्ट नंबर 9, अधिनियम संख्यांक नंबर 9। ठीक ना। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है 25 अप्रैल 1872। ये क्या होता है? ये होता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। क्या होता है? डेट ऑफ इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट, ठीक ना, ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट होता है। अब देखिए फिर पॉइंट आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब क्या होता है? उद्देशिका। ठीक ना, क्या होता है? उद्देशिका। और ये उद्देशिका, इसका पर्पस क्या था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को बनने का? तो जितने भी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको डिफाइन करना और उसके सर्टेन पार्ट्स को अमेंड करना। ठीक ना, ये होता है। अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो देखिए जो सेक्शन 1 है, ठीक ना, जो सेक्शन 1 है वो अधिकांश आप पाएंगे कि वो शार्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड रहेगा। ठीक ना। और सेकंड सेक्शन जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज, डेफिनेशन क्लॉज, यही होता है। अधिकांश जितने भी आपके बेयर एक्ट्स होते हैं उसमें ऐसे ही मिलेगा यही पैटर्न। तो पहले सेक्शन के बारे में बात करते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब इस एक्ट को किस नाम से बुलाया जाएगा? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब एक्सटेंड क्या होगा? एक्सटेंड मतलब विस्तार, कि कहाँ तक ये एक्ट फैला हुआ है। तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। कहाँ तक एक्सटेंड है? टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत देश में। अब यहाँ पे 3 करके 3 स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए इसको फुट नोटिंग में देखेंगे। फुट नोटिंग कहाँ होता है? पेज के नीचे। देखिए पेज के नीचे जब आएंगे 3 नंबर देखे थे ना, तो देखिए 3 नंबर में क्या बोला गया है? द वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक ना, ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ था 3 स्टार की जगह पे, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओमिटेड बाय एक्ट 34 ऑफ 2019। अब देखिए इस एक्ट से वो ओमिट हो गया था। सेक्शन 95 एंड द 5th शेड्यूल, इस पॉइंट को इतना कंसिडर नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। अब ये होता है इफेक्ट फ्रॉम, विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो ये 31 अक्टूबर 2019 है। क्या है डेट? 31 अक्टूबर 2019। अब देखिए अब ये जान लेते हैं कि एक्ट 34 2019 है क्या। तो ये एक्ट है आपका। अब देखिए यहाँ पर पहले से मैं ओपन करके रखा हूँ ये बेयर एक्ट, एक्ट 34 2019। ये हो गया आपका एक्ट नंबर 34, एक्ट ये हो गया 2019। इसका नाम क्या है? द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। मतलब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मतलब क्या हो गया? रीऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि उसके बाउंड्रीज में बदलाव। ठीक ना, चेंजेस इन द बाउंड्री। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। मतलब इससे संबंधित आपके ये बेयर एक्ट है। ठीक ना। अब देखिए इसमें कुछ सेक्शंस को पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए सेक्शन 3, सेक्शन 3 किसी रिलेटेड है? फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। ठीक ना, तो ये बन गया था आपका। तो कुल मिला के ये फॉर्मेशन के बारे में था, जो हम लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बना है, ठीक ना, उससे संबंधित ये बात है। तो चलिए अब एक्ट 34 2019 को जाएंगे। अब वापस अपने बेयर एक्ट पे चलते हैं। अब पहला पॉइंट में हम लोग एक्सटेंड तक पहुंच गए कि होल ऑफ इंडिया तक है। अब लेकिन ये फोर्स में कब आया था? इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन 1st डे ऑफ सितंबर 1872। केम इनटू फोर्स का डेट क्या है? प्रवर्तनीय दिनांक क्या है इसका? 1st डे ऑफ सितंबर 1872। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। किस में चलेंगे? इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डेफिनेशन हैं यहाँ पे अधिकांश मिल जाएंगे, जो बेसिक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो पहला पॉइंट आपका आता है इसमें, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइजेस हिज टू अनदर। मतलब यहाँ पे आप कितने पर्सन हो गए? देखो बेयर एक्ट को पढ़ने का, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइजेस टू अनदर हिज विलिंगनेस। ठीक, अपनी विलिंगनेस को देखिए, इसको ऐसे डिवाइड करते जाइए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइजेस टू अनदर हिज विलिंगनेस। अब फिर दो चीज़ें के लिए, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, एनीथिंग
विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, सीसी एक्ट और एब्सटिनेंस के लिए ही इज सेड टू मेक प्रपोजल। तो अब कुल मिला के प्रपोजल का डेफिनेशन कैसे दिया, यहाँ पे देखिए एक पर्सन है, दूसरा पर्सन, मतलब यहाँ पे कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए प्रपोजल्स के लिए, ठीक। कम से कम कितने पर्सन होना चाहिए, 2 पर्सन। ये हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या हो, एक पर्सन क्या कर रहा है, अपने विलिंगनेस को बता रहा है, क्या कर रहा है, अपने विलिंगनेस को बता रहा है। और फिर क्या हो रहा है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ करने के लिए, टू डू हो गया मतलब कुछ करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब क्या हो गया, कुछ न करने के लिए, या फिर होता है ना कार्य या लोभ, कुछ करना या फिर कुछ न करना कुछ करने के लिए या कुछ न करने के लिए, इस आशय से अपने विलिंगनेस को दूसरे पर्सन को बताता है, ताकि जो दूसरा पर्सन है उसका एसेंट, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, उसकी मर्जी इस एक्ट या एब्सटिनेंट, कुछ करने या कुछ न करने के लिए उसकी मर्जी ले सकें। तो ऐसा प्रस्ताव अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसको क्या बोलेंगे, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, वो प्रस्तावना कर रहा है, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, प्रॉमिस। जो दूसरा डेफिनेशन होगा वो है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस मतलब क्या होता है, व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। देखिए इसमें एक पर्सन था, दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बता रहा है, तो दूसरे पर्सन के पास ही अपनी प्रपोजल को मेक कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है, टू हुम द प्रपोजल इज मेड, ठीक, सिग्निफाइजेज हिज एसेंट देयर टू। अब जो दूसरा पर्सन है अपने एसेंट को दे रहा था, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट दे रहा था दूसरा पर्सन पहले पर्सन को, सिग्निफाइजेज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाएगा। अब प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं। तो ये होता है आपके प्रॉमिस का डेफिनेशन। तो कुल मिला के क्या होता है प्रॉमिस, इन फार्मूला की तरह देखा जाए तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ये डेफिनेशन में दिखा आपको, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड डेफिनेशन में चलेंगे। किस डेफिनेशन में चलेंगे, थर्ड डेफिनेशन में, सी नंबर। अब सेक्शन 2C वो क्या कहता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, ठीक ना। जो प्रपोजल को कर रहा है वो कौन है, प्रॉमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। मतलब यहाँ पे 2 पर्सन था, एक पर्सन जो प्रपोजल को मेक कर रहा है, सेक्शन 2A, कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 2 क्लॉज A, वो क्या बता रहा था, हाउ द प्रपोजल इज मेड। तो उसमें प्रपोजल और जो पर्सन मेक कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉमिसर। और जो पर्सन एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को उसको क्या बोलेंगे, प्रॉमिसी। तो यहाँ पे 2 पर्सन हो जाते हैं, प्रॉमिसर प्लस प्रॉमिसी, ठीक ना, प्रॉमिसर प्लस प्रॉमिसी। अब देखिए डी डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज डी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक ना, प्रॉमिसी हो या फिर कोई अन्य पर्सन, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और promises to do or to abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called the consideration for the promise। अब यहाँ पे डेफिनेशन किसका है, कंसिडरेशन का। तो यहाँ पे देखो कंसिडरेशन किसके डिजायर पे दिया जाता है, प्रॉमिसर। देखिए हम लोग 2 पर्सन्स की बात किए थे सेक्शन 2 क्लॉज सी में, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो किसके डिजायर पे कंसिडरेशन दिया जाता है, प्रतिफल, वो प्रॉमिसर के डिजायर पे दिया जाता है। अब देखिए प्रॉमिसर के डिजायर पे दिया जाता है, और इसको दे कौन सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है प्रॉमिसी या फिर कोई दूसरा पर्सन, प्रॉमिसी के अलावा कोई दूसरा पर्सन भी होगा वो भी कंसिडरेशन दे सकता है, ठीक। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि कब प्रेजेंट में कंसिडरेशन दे रहा है, पास्ट में दिया है या फिर फ्यूचर में देगा। तो देखिए हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब पहले ही ऐसा कुछ किया है, कार्य किया है या फिर लोभ किया है, मतलब कुछ किया है या फिर कुछ नहीं किया है कहने पे उस चीज़ के लिए भी कंसिडरेशन देना, ठीक। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अभी करता है या फिर नहीं करता है, प्रेजेंट की बात। ये पास्ट के पॉइंट आ गया, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग,
ठीक, अभी प्रेजेंट की बात आ गई, डज आर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। फिर तीसरा पॉइंट आता है प्रोमिसेस, मतलब वचन करता है कि मैं ऐसा करूँगा या फिर ऐसा मैं नहीं करूँगा, इस चीज़ के लिए प्रॉमिस होता है, तो ये हो गया फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ों के लिए कंसिडरेशन हो सकता है। ठीक, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो वो जो एक्ट है, कार्य है, एब्सटिनेंस मतलब लोभ, प्रॉमिस मतलब वचन, हिंदी में वचन बोलते हैं। एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस को बोलेंगे कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ठीक ना, तो ये होता है आपका सेक्शन 2 क्लॉज डी का डेफिनेशन। अब सेक्शन 2 क्लॉज ई में देख लेते हैं क्या डिफाइन किया गया है। वो डिफाइन किया गया है एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? करार बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे? करार बोलेंगे। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब देखिए, एक एग्रीमेंट में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, हर एक पॉइंट एक कंसिडरेशन होता है एक दूसरे के लिए। ठीक ना, अब उसमें जितने हर एक वचन है, प्रॉमिस है, और जितने सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं, वो सारे अगर कंसिडरेशन बना रहे हैं, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा। अब देखिए, फिर पॉइंट आता है आपका सेक्शन 2 क्लॉज एफ में रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होता है? प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जो कौन से प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन को फॉर्म करे या फिर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन को एक दूसरे के लिए फॉर्म करे, तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब फिर आता है सेक्शन 2 क्लॉज जी, वॉइड। वॉइड क्या होता है? कोई भी एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, मतलब वो विधि द्वारा परिवर्तनीय ना हो, लॉ द्वारा उसको इन्फोर्स ना किया जा सके। ऐसे कौन से एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स ना किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। वहीं अगर जो एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज एच में जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक ना, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और वहीं सेक्शन 2 क्लॉज आई में ये देखिए, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं, वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज आई, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल, मतलब वो करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे 2 पार्टीज होते हैं और एक पार्टी की तरफ एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकता है, और दूसरे पार्टी की तरफ भी एक पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन हो सकता है, इसीलिए वन और मोर ऑफ द पार्टीज लिखा है, ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स लिखा है। ठीक ना, अब देखिए, अगर इन दोनों पार्टीज में, इस पार्टी में और दूसरे वाले पार्टी में, पहले और दूसरे पार्टी में, अगर इसके तरफ से इन्फोर्सिबल है और दूसरे पार्टी की तरफ से इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक ना, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, अब सेक्शन 2 क्लॉज जे, सेक्शन 2 क्लॉज जे किस बारे में बात करता है? ये बात करता है void when it ceases to be enforceable। ठीक, ए कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes void। वो कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था, लेकिन अब वो void हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वो enforceable by law नहीं है। अब enforceable by law नहीं है तो क्या हो जाएगा? void हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज पहले कैसे, कितना एज था? 14-16 था, 14 फॉर गर्ल्स, 16 फॉर बॉयज़। ठीक ना, फिर अभी कितना है? 18-21, 18 फॉर गर्ल्स, 21 फॉर बॉयज़। ठीक ना, अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, पहले कितना था? 14, अब कितना है? 18। मतलब जब ये डेट 14 से 18 हुआ, ठीक, तो ये वाले जो नियम है ये इन्फोर्सिबल है क्या? नहीं, नॉट इन्फोर्सिबल है। जब ये नॉट इन्फोर्सिबल हो गया तो ये क्या हो गया? सीज हो गया, और ये लॉ क्या हो गया? वॉइड बन गया, शून्य बन गया। उसी तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं रह जाता है तो वो क्या बन जाता है? वॉइड।